Hello, how are you? Welcome, I am Alpa Parmar. Today's our topic is collagen theory of chemical reaction. सबसे पहले आयरनियस का देखें। आयरनियस ने हमें इस चैप्टर में इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन को यूज़ हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करके एप्लीकेबल करके उसको समझ सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है ये सब। So Arrhenius equation is applicable under a wide range of circumstances. बट कोलेजन थियरी है इसमें जो आयरनियस ने इक्वेशन दिया था उसमें थोड़ा चेंज करके मैक्स टर्न्स एंड विलियम्स लेविस ने 1960 और 18 में थोड़ा चेंज करके कोलेजन थियरी को अलग वे में समझाया कि होता क्या है। केमिकल रिएक्शन जब बनता है तब क्यों आधी रिएक्शन बन जाती है, कभी कभी नहीं होती, तो ये बनता कैसे है। तो इसके जानने के लिए, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे कि पहले एग्जाम्पल समझेंगे तो उसके थ्रू हम इतने अच्छी तरह से समझें। इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी के ऊपर ये बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अमाउंट हार्ड स्पेयर। मान लो कि मैंने एक A2 + B2 और 2AB एक रिएक्शन हो रही है, इसमें हार्ड स्पेयर में लिया है। ए के कंपाउंड ये A2 और B2 के ये मॉलिक्यूल्स है वो मैंने हार्ड स्पेयर में लिया। अब कोई भी रिएक्शन हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, तो कि कोई भी रिएक्शन हो इसीलिए उस रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए। कैसी एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, तो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी होनी चाहिए तभी वो रिएक्ट कर पाएगा, या तो तभी वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में बन पाएगा। हमने यहाँ पे एक लास्ट में एक ग्राफ लिया था, प्लॉटिंग की थी कि यहाँ से यहाँ तक इतनी एनर्जी अगर उसके पास होगी तभी वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। एक्टिवेटेड एनर्जी और रिएक्शन को मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी उसको चाहिए। सेकंड, उसने जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट समझाया दोनों साइंटिस्ट ने, वो है ओरिएंटेशन। वो किस वे से वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, A2 और B2, ये ए के मॉलिक्यूल है और ये बी के। ए के मॉलिक्यूल इस वे में जा रहे और बी के है इस वे में जा रहे, तो अब दोनों की साइड ऑपोजिट है, एक दूसरे के साथ टक्कर लगाएंगे, कोलाइड करेंगे तभी तो उसमें रिएक्शन होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर, बट कैसा कोलाइड होगा उनका, ओनली टच करके चले गए। अगर ऐसा कोलाइड होगा और इतनी एनर्जी के साथ वो कोलाइड नहीं करेगा तो उनमें से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है एनर्जी। सबसे पहले बात समझ लेते हैं, फिर सेकंड हम समझते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एनर्जी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चाहिए। तो ये देखो एक दूसरे के ऑपोजिट वे में जा रहे हैं, मतलब टच करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं हाई हेलो कर रहे हैं और फिर निकल गए, टच होके निकल गए, तो ये कोलाइड करके मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। बट ये देखो, ये ए कंपोनेंट, ये बी है, अब ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ आ रहा है, और दोनों सब एक दूसरे के साथ एक एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ टक्कर लगाते हैं, एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते, तभी उनमें से ये आंसर ए वाला मिलेगा, तभी वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। मतलब उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी होनी चाहिए। मतलब वो जो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं तब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी उसके पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी, तभी वो कोलाइड करके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सो स्टूडेंट, द नंबर ऑफ कोलाइड्स per second per unit volume of the reaction mixture is known as कोलाइड फ्रीक्वेंसी। तो कोलाइड फ्रीक्वेंसी को हम Z कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को तो
कोलाइड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है 10⁻25 टू 10⁻28 पर सेकंड, बराबर। अब इतनी पर सेकंड में इतनी बार वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तभी वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो सबके पास, मैं मान लो मैंने A2 और B2 लिए, जितने कम मॉलिक्यूल्स लिए सबके पास तो सबकी फ्रीक्वेंसी तो एक जैसी होगी नहीं। हमने इसके पहले एक टॉपिक में हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि सब मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी है नहीं, तो सबके पास तो इतनी एनर्जी होगी नहीं। मतलब एक सेकंड में, मतलब इतने टाइम में जो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट 1 मोल प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, वन प्रोडक्ट में से 1 मोल प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, अगर फ्रीक्वेंसी सबकी ऐसी इतनी है तो। बट सबके पास तो इतनी फ्रीक्वेंसी होती नहीं, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। वो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबके पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना बनता नहीं है, जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं बनता है। सो और भी कोई एक ऐसी बात है, ऐसा कोई एक और भी मैटर है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो सेकंड हमारा जो मैटर है या तो अफेक्टिव फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन। फर्स्ट एनर्जी, हमें पता चल गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए और सही वे में एक दूसरे के साथ टक्कर होनी चाहिए, तभी इनका मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट होगा, कोलाइड सही रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी हाई फ्रीक्वेंसी, तभी वो प्रोडक्ट बन पाएगी। ये हमें पता चल गया। बट सभी की एक थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी नहीं है तो सभी नहीं बन पाते हैं, और इतनी ये तो हमें पता चले तो हम उसको एनर्जी देते तो वो बन जाते। बट एक सेकंड में, एक मिनट में इतने टाइम पे कोलाइड होना है, ये फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए ताकि तुरंत बन जाए, पर तुरंत प्रोडक्ट नहीं बनती। तो उसके लिए सेकंड मैटर भी इफेक्ट कर रही है, तो सेकंड फैक्टर भी इफेक्ट कर रहा है। वो ये 2 साइंटिस्ट ने बताया, आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया, पर इन्होंने बड़ी बारीकी से ये रिएक्शन को समझा और बताया कि कोई रिएक्शन बन रहा है तो उस पर कौन कौन सी बातें अफेक्ट करती है, कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट करते, तो उन्होंने ये बताया। तो पहले तो जो आर्हेनियस ने जो हमें इक्वेशन दिए उसका हम देखें। आर्हेनियस ने कुछ ऐसे दिए हैं के इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस EA अपॉन RT, ये मतलब E अपॉन RT ये दे। अब आर्हेनियस के कांस्टेंट A में थोड़ा चेंज आया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, तो सो क्या आया हमारा, अब नया आएगा रेट इक्वल टू A की जगह क्या आएगा Z, या तो के भी लिख सकते हैं, रेट की जगह के, Z AB, हम AB की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो AB रिएक्टेंट A और B लिया, तो AB प्रो ई रेस टू माइनस EA अपॉन RT, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आ रहा है ये, तो ये नया आया। तो ये पहले एनर्जी के जितनी चाहिए उसके ऊपर से हमें आर्हेनियस का जो इक्वेशन था उसमें चेंज करके ये आया। अब मैं जो दूसरी फैक्टर समझा रही हूँ ओरिएंटेड, उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट बुक का लेते हैं। जैसे अफेक्टिव कोलाइड्स कब होता है, तो क्या अफेक्टिव कोलाइड्स तब होता है जब उसके साथ एनर्जी होती है। बट अब सेकंड में अफेक्टिव कोलाइड्स कब होता है, ये सेकंड मेटल है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल रही हूँ, CH इथिन, उसके साथ में यहाँ पे एक ले रही हूँ HCl, ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, HCl की, ये दोनों रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच का रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे दोनों के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेटेड एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी लेवल हमारा एनर्जी लेवल जो यहाँ हमने बताया, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी, उतना हमारा एनर्जी लेवल होना चाहिए। बट
ये सब हो गए। एनर्जी लेवल है, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट भी बनेगा। बट ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, समझो कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे अटैक करेगा तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अटैक करेगा मतलब ये जो बॉन्ड है तभी टूटेगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनती तुरंत, यहाँ से अटैक करता है तो भी नहीं बनती। मतलब ये ओरिएंटेशन किस जगह से वो कोलाइड करता है वो भी फैक्टर बहुत ज़रूरी है। इसमें इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन फैक्टर जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद आगे आप कोई भी स्टैंडर्ड में आगे जाओ, कॉलेज में जाओ, वहाँ ये डिटेल में आएगा। यहाँ एक लिमिट है, उसके आगे यहाँ पे उसकी एक लिमिटेशन आता है, इसके आगे उसकी लिमिट्स भी है, उसमें वेराइटीज़ मतलब किन किन की बातों पे डिपेंड होता है, ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री में सब डिटेल में आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही आता है। तो ये हम यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अफेक्ट करे मतलब कोलाइड करेगा तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन करेगा तो क्लोरीन का नहीं आएगा। क्लोरीन नहीं कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है तो क्लोरीन इतना अफेक्टिवली उसको बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए उसका एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं कि वो इसको ब्रेक कर सके, तो प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो सेकंड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी है कोई भी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने के लिए। तो उसको हमने पी से ओरिएंटेशन प्रोडक्ट जो हमारा फैक्टर उसको हमने पी से डिफाइन किया है कि अनदर फैक्टर पी है। टू अकाउंट ऑफ इफेक्टिव कोलाइड्स अनदर फैक्टर पी प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। स्टीरिक फैक्टर इंट्रोड्यूस, ये स्टीरिक फैक्टर है जो ये मैंने बताया ओरिएंटेशन फैक्टर स्टीरिक फैक्टर। सो आयरनियस के इक्वेशन में अब फिर से चेंज आएगा यहाँ पे। तो अब क्या आएगा आयरनियस इक्वेशन, रेट इक्वल टू P इंटू जेड, अब दोनों पे डिपेंड है, P इंटू जेड ए बी ई रेस टू माइनस ये अपॉन आर टी। So Colloid's theory activates energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for effective collisions and hence the rate of chemical reaction. Colloid's theory also has बहुत मतलब ये जो है यहाँ पे एक लिमिट में हमने समझा है, आगे थोड़ा हार्ड स्पीयर क्या है, वो किस बात पे इग्नोर कर रहा है, स्ट्रक्चरल किस तरह से उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक हम एनसीईआरटी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया होगा मेरे दो एग्जाम्पल से, बट हमारी टेक्स्ट बुक में एक अलग से एग्जाम्पल दिया है तो हम एक अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, इफेक्टिव कोलाइड्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एनर्जी और ओरिएंटेशन। तो हमारी टेक्स्ट बुक का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH3Br प्लस OH माइनस। तो CH3OH प्लस Br माइनस, ये भी नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, पर ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल इफेक्टिव है। सो ये इसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये आएगा, ये ज़्यादा अफेक्टिव है OH, सो Br भी माइनस है, ये प्लस है, तो इनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे आता है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्जेबल है, ये नेगेटिव चार्जेबल है, OH माइनस नेगेटिव है, ये ज़्यादा क्रिएटिव है, एक्टिव है, ये इफ़ेक्टिव है, Br से ज़्यादा है, तो उनको वो रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आता है। तो यहाँ पे देखो, अगर OH यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ से वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, हम जो सेकंड वे हमारा क्या ओरिएंटेशन प्रॉपर, ये जो वे है वो उनका राइट नहीं है, यहाँ से वो अटैक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये इसमें जो बॉन्ड पेयर है ये इनको खींच लेता है ब्रोमीन अपने पास,
तो ये बॉन्ड पेयर को जल्दी से OH नहीं तोड़ पाता। तो OH है कहाँ से अफेक्ट करे, तो OH है वो यहाँ पीछे से अफेक्ट करेगा, पीछे से अफेक्ट करेगा और इसके साथ वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और धीरे धीरे फिर इसको रिप्लेस कर देगा। तो किस तरह से जुड़ता है, तो हमारे दो वे में वो आता है। एक वे ये है, जो अगर यहाँ से आगे से आया तो ये बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज Br नेगेटिव चार्जेबल, और ये सीधा डायरेक्ट आ गए तो नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, मुझे नहीं चाहिए, भले ही OH ज़्यादा अफेक्टिव हो फिर भी नहीं बन पा रहा है। बट यहाँ पे ये क्या अपनी अक्ल लड़ाएगा, यहाँ से ये ज़्यादा खुद ज़्यादा है अफेक्टिव, फिर भी वो यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो वो क्या कर रहा है, पीछे से वार कर रहा है उस तरह। ये यहाँ H आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ओरिएंटेशन में थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा, और OH यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, OH माइनस नेगेटिव, और ये Br नेगेटिव। अब देखो इस तरह से जुड़ रहा है। अब OH है ज़्यादा एक्टिव बराबर है, और Br है थोड़ा कम है, कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो एक्टिवेटेड ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ से धीरे 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 ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो साथ में इसमें भी चेंज होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और मैंने जैसे कहा आगे के स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने में आएगा। तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन 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 और OH इस तरह से, और Br रिप्लेस होगा। दिस इज कोलाइजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस पर दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी और ओरिएंटेशन। एनर्जी लेवल एकदम इफेक्टिव एनर्जी लेवल होना चाहिए और कोलाइड भी अफेक्टिव होना चाहिए। अगर उनमें एनर्जी लेवल नहीं होगा तो सिर्फ टच करके चले जाएंगे, एनर्जी होगा तभी इनके बीच में अफेक्टिव ऐसा कोलाइड होगा और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत ही इतनी अच्छी वे में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे और भी चेंज थोड़ा मिला, जैसे मैंने कहा कि दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे एनर्जी और ओरिएंटेशन, कि कोई भी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने के लिए उसका एनर्जी लेवल जितना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी चाहिए होगा तभी वो प्रोडक्ट बन पाएगा। और जिस वे में दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे वो अगर राइट नहीं होगा, ओरिएंटेशन उसका राइट नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। और साथ में यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो उसने रेट आयरनियस ने जो रेट का इक्वेशन दिया था उसमें चेंज आया, उसमें आयरनियस के एक ही जगह पे यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक आया के जो हमारा रेट था, एक ही जगह आया जेड क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी थी कोलाइड फ्रीक्वेंसी, जो हम एक सेकंड में 25 और 10⁻²8 10⁻25 10⁻²8 जितने थे, तो वो अफेक्ट करता है। तो हमने ए को रिप्लेस करके यहाँ पे जेड लिखा, फिर धीरे धीरे पता चला कि ओरिएंटेशन भी अफेक्ट कर रहा है, तो हमने जेड और पी दोनों को साथ में लिखा। P इज़ द फैक्टर ऑफ ओरिएंटेशन, जो कौन सी साइड से उन पर अटैक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कौन सी साइड से अटैक कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसके थ्रू ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सो स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो तुरंत प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, या तो किसी में प्रोडक्ट बन रहा है तो किसी में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है वो भी हमें पता चल गया। और बन रहा है तो कैसे किस तरह से बनेगा, उसको क्यों हम हीट करते हैं, कभी कभी क्यों हम कैटेलाइज डालते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो
It's very simple and very easy, and chapter is very interesting. और ये है 1 मार्क्स MCQ और 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं. I hope you understand very well. Thank you, student.